तो एवरी ईयर ऑलमोस्ट 1 करोड़ 20 lakhs पीपल आर गेटिंग स्ट्रोक। इंडिया एक हब बन चुका है डायबिटीज या हाइपरटेंशन केसेस के लिए। हर लकवा सेम नहीं है। हर स्ट्रोक में एक गोल्डन पीरियड रहता है। ऐसे नहीं कि दवाई दे दे आप कम हो गया बंद कर सकते हो, ऐसे नहीं है। जितने भी केसेस हो रहे स्ट्रोक के, उनमें सिर्फ 20% केसेस कम्प्लीटली रिकवर हो पा रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर पॉडकास्ट मिथ्स एंड फैक्ट अबाउट हेल्थ, पावर्ड बाय वैदिक न्यूट्रा केयर। आज और एक एपिसोड के साथ हम लोग आज आपके सामने आए हैं और आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रोक, दैट इज़ जिसको कॉमनली हम लोग पैरालिसिस या लकवा बोलते हैं। एंड आज हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट गेस्ट है डॉक्टर सूरज पाटिल, जो कि एक हाईली क्वालिफाइड न्यूरोलॉजिस्ट हैं, न्यूरोफिजिशियन है बेलगाम में। ही इज़ वर्किंग एट द पिनेकल सेंटर फॉर न्यूरोलॉजी एंड एट अरिहंत हॉस्पिटल ऑल्सो, एंड ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट न्यूरोफिजिशियन प्रेजेंट अवेलेबल इन द सिटी ऑफ बेलगाम राइट नाउ। वेलकम यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू। बिफोर गोइंग इनटू द डिस्कशन ऑफ द स्ट्रोक, मैं कुछ स्टैटिस्टिक्स बोलना चाहूँगा आपको, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स ही जो है आपको उस कंडीशन के सीरियसनेस के बारे में पता चलेगा, क्योंकि ये कंडीशन क्यों इतना ज़रूरी है, क्यों और इसके डिस्कशन क्यों ज़रूरी है या इसका अवेयरनेस क्यों ज़रूरी है। तो अगर वर्ल्ड का स्टैटिस्टिक्स देखा जाए स्ट्रोक के बारे में, तो एवरी ईयर ऑलमोस्ट 1 करोड़ 20 lakhs पीपल आर गेटिंग स्ट्रोक। एंड आउट ऑफ दैट अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया में एवरी ईयर इन 1990s की बात की जाए तो 6,50,000 केसेस पाए जाते थे, और आज वही केसेस 2021 में 12,50,000 हो गए। ऑलमोस्ट इट गॉट डबल इन लास्ट 30 years। तो ये जो इम्पैक्ट है स्ट्रोक का, ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया है आजकल की लाइफस्टाइल की चेंजेस की वजह से, या इंडिया एक हब बन चुका है डायबिटीज़ या हाइपरटेंशन केसेस के लिए। तो उसकी वजह से स्ट्रोक का जो इंसिडेंसेस है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, एंड दैट इज़ वाई दिस 50% मोर देन 50% इंक्रीज हैज़ बीन रिकॉर्डेड इन रिसेंट 30 years। तो अगर एवरी 40 seconds देखे जाएंगे तो एक स्ट्रोक पेशेंट ऑकर हो रहा है, एंड एवरी 4 minutes में एक स्ट्रोक रिलेटेड डेथ हो रही है। एंड दैट इज़ वाई डिस्कसिंग ऑन दिस टॉपिक इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, बिकॉज अगर किसी के घर में या किसी फैमिलीज़ में किसी एक को स्ट्रोक हो जाता है तो उनका फैमिली पूरा फाइनेंशियल कंडीशन या जो भी उनका इकोनॉमिक्स स्टेट है वो पूरा डिस्टर्ब हो जाता है। एंड ओवरऑल अगर केसेस देखे जाएंगे तो एक इंडियन इकोनॉमी के लिए भी ये मतलब डेंजर चीज़ साबित हो सकती है आगे जाके, क्योंकि एक तो खर्चे, एक तो फैमिली समझिए या तो फिर कंट्री के हिसाब से आप पकड़ेंगे तो भी मतलब उसके ट्रीटमेंट के लिए खर्चे होते हैं वो अलग से। एंड अगर उसमें अगर डिसेबिलिटी हो जाती है तो वो डिसेबल्ड पर्सन कुछ काम भी नहीं कर सकता, तो उसकी वजह से भी फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाते हैं। सो दैट्स वाई डिस्कसिंग दिस टॉपिक एंड मेकिंग अवेयरनेस अबाउट दिस टॉपिक इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट। सो आज के हम इस डिस्कशन में स्ट्रोक क्या है वो समझेंगे, उसके सिम्टम्स, उसका मैनेजमेंट कैसे करना है, एंड उसका रिहेबिलिटेशन कैसे करना है, या हमको उसको प्रिवेंट कैसे करना है, वो सारी बातें डिस्कस करेंगे। सो आप एंड तक इस वीडियो में बने रहेंगे तो आपको एक अच्छे इंसाइट्स मिल सकते हैं। सो लेट्स बिगिन विथ डिस्कशन। तो सर एग्जैक्टली स्ट्रोक मतलब है क्या सर? स्ट्रोक आणि लकवा करके बोलते हैं यूजुअली, कॉमनली सबको पता होता है कि लकवा तो वर्ड हर किसी ने सुना होता है। स्ट्रोक, लकवा, पैरालिसिस या हेमीपैरेसिस बोलते हैं कॉमनली, और हम यूजुअली उसको ज़्यादा स्ट्रेस करना चाहते हैं कि ब्रेन अटैक, जैसे हार्ट अटैक तो हर कोई जानता है हार्ट अटैक, तो हम उसको स्ट्रेस करने से ब्रेन अटैक। तो ये क्या चीज़ होती है बेसिकली, आपको जो ब्रेन है, मेंदु है, उसका एक हिस्से को, मेंदु का एक भाग है, इस एक हिस्से को ब्लड सप्लाई में कुछ तो दिक्कत हो गया, जैसे कि वो हो सकता है रक्त का जो ब्लड वेसल है उसमें रुकावट आ गई, हो सकता है उधर ब्लड रक्त का नली फट के ब्लड ब्लीडिंग हो गया, तो कुछ भी हो गई, ब्रेन का एक हिस्सा काम नहीं कर रहा है आपका, तो उसके कारण आपको जो सिम्टम आते हैं उसको हम स्ट्रोक बोलते हैं या लकवा बोलते हैं, हेमीपैरेसिस बोलते हैं। तो ये जैसे आपने बताया कि जो स्टैटिस्टिक्स है वो इम्पोर्टेंट है, उसी के साथ साथ क्या है कि और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, स्ट्रोक जो आजकल में जो पहले होता था ओल्डर जनरेशन में बहुत पाया जाता, जैसे कि 60-70 एज में पाया जाता। आजकल और एक प्रॉब्लम हो रहा है कि यंगर स्ट्रोक, जैसे 30 years, 20 years,
तो अभी मैं तो रोज़ की वही है कि हम स्ट्रोक पेशेंट देखते हैं रोज़, हर रोज़ वही ओपीडी प्रैक्टिस में हो गया, आईपीडी में हो गया, या कोई इंक्वायरी हो गई, स्ट्रोक देखते हैं तो इवन 20 इयर्स पेशेंट्स हम देखने लगे हैं आजकल। तो वो मोर मतलब ज़्यादा डेंजरस चीज़ है रेदर देन कि हम मतलब इसको समझने के लिए, इसके बारे में सुनने के लिए वो इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारे लिए। डेफिनेटली सर, पहले मतलब ऑलमोस्ट 40-50 एज के बाद में कॉमन था, ऑलमोस्ट आज मतलब एज रिलेटेड नहीं हुआ है ऑलमोस्ट, मतलब हार्ट अटैक रहने दीजिए या ब्रेन स्ट्रोक रहने दीजिए, मतलब 20s या 30s में भी आजकल लोगों को हो रहे हैं। दैट इज़ वेरी कंसर्न। तो सर अभी ये तो आपने जैसे बोला कि इसमें दो चीज़ें हो सकती है, सर्कुलेशन स्टॉप हो सकता है या ब्लीडिंग, तो उसकी वजह से स्ट्रोक आ सकता है। तो व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स इन द स्ट्रोक अदर देन दिस? सो स्ट्रोक में जैसे आपको हमने बताया कि स्ट्रोक क्या चीज़ होता है, तो स्ट्रोक में जैसे हम जाएंगे कि उसमें भी अलग अलग प्रकार का स्ट्रोक होता है। जैसे हर लकवा सेम नहीं है, तो वो मैं सबको बताना चाहता हूँ कि हर लकवा सेम नहीं है। उसको जानना इसलिए इम्पोर्टेंट है कि हर लकवे का, हर स्ट्रोक का ट्रीटमेंट अलग है, एंड टाइम बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि हर चीज़ को हम समझें, कि उसका सीरियसनेस समझें। इसलिए उसका जो टाइप्स रहते हैं उसको हमें पहचानना बहुत ज़रूरी है। मोटा मोटी स्ट्रोक में दो तरह का होता है। एक होता है कि आपका जो ब्रेन को ब्लड सर्कुलेशन है, जो हो सकता है कि कैरोटिड से जा रहा है ऊपर ब्रेन को पहुंच रहा है हार्ट से, उस जो रक्त ब्लड वेसल्स है या रक्त नलियाँ हैं उसमें ब्लॉकेज आ गई, कोलेस्ट्रॉल के ब्लॉकेज हो गई, या तो प्लेटलेट क्लम्पिंग होके या क्लॉट होके हार्ट से वो ब्लॉकिंग आ गई और आपको ब्लड सप्लाई नहीं पहुंचा। जैसे नॉर्मली आमतौर पे घर का जो पाइप है उसमें कचरा आ गया तो आपको पानी आना बंद हो गया, तो ये बेसिकली ब्रेन को ब्लड सप्लाई नहीं पहुंचा, तो वो एक बोलते हैं इस्चेमिक स्ट्रोक है। ये मेजर प्रकार है, मतलब जैसे इंडिया में हो या वर्ल्ड में हो, ये 85% ऑफ द स्ट्रोक्स आर इस्चेमिक स्ट्रोक। सो ये मेजर कॉज है ड्यू टू लैक ऑफ ब्लड सप्लाई। वो किसी भी कारण हो सकता है, या हार्ट के कारण हो सकता है, लो बीपी के कारण हो सकता है, या तो क्लॉट के कारण हो सकता है, या हो सकता है कि ब्रेन के ब्लड वेसल में ही दिक्कत हो। ठीक है, ये एक इस्चेमिक स्ट्रोक, ये मोर कॉमन। सेकेंड जो है, जो हेमोरेजिक स्ट्रोक या ICH बोलते हैं, इंट्राक्रेनियल हेमोरेज या ब्लीडिंग बोलते हैं, तो ये जो है सेकेंड प्रकार का कॉज है। ये 15% अराउंड ये करता है। तो 15% में क्या होता है, इसमें यूजुअली जो ब्लड वेसल है वो फट गया, जैसे कि आपका घर का पाइप है, पाइप फट गया और पानी लीक होने लगा। पानी लीक होगा एक जगह पे, फिर वो क्या आगे ब्लड सप्लाई नहीं पहुंचेगा, दिक्कत होगी, आगे के ब्रेन के हिस्से को ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगा। दूसरा है, उधर जो पानी भर रहा है वो भी दिक्कत करता है, तो बेसिकली वो जो ब्लड उधर रुक रहा है वो भी दिक्कत करता है। तो ये 15% बिलोंग करता है, बट जो बहुत ज़्यादा मोर्टेलिटी करता है, इसमें ज़्यादा है। जो हेमोरेजिक स्ट्रोक या ब्लीडिंग स्ट्रोक है, इसको हमने रिकॉग्नाइज नहीं किया, तो ये दिक्कत करता है कि इसमें डेथ रिस्क बहुत ज़्यादा है। डेथ रिस्क रिकॉग्नाइज नहीं किया, ट्रीटमेंट सही तरह से नहीं दिया, तो ये डेथ रिस्क ज़्यादा है। तो ये मेजर दो तरह के स्ट्रोक है, और हम अलग अलग डिवाइड करते हैं कि माइनर स्ट्रोक एंड मेजर स्ट्रोक। जो माइनर स्ट्रोक होते हैं उसको हम ट्रांजिएंट इस्चेमिक अटैक बोलते हैं, जैसे कि टेम्पररी अटैक। हाँ, जैसे हो गया कि कोई बैठे बैठे बोलता है कभी कभी कि सर मेरा थोड़ा सा आवाज़ गड़बड़ा रहा था, या तो हाथ सुन्न हो गया था, मैंने ऐसे ऐसे मल लिया, वो ठीक हो गया। जो ऐसे होता है, जो टेम्पररी ब्लॉकिंग आ गई फिर वो खुल गया, तो उसको बोलते हैं माइनर स्ट्रोक। जो इस्चेमिक स्ट्रोक टेम्पररी था, इंप्रूव हो गया। और दूसरा होता है मेजर स्ट्रोक, जो हो गया कि एक बार आ गया तो पूरा पूरा आपका एक साइड का हिस्सा नहीं काम कर रहा है, या बोलना बंद हो गया, आवाज़ बंद हो गया, निकलना नहीं हो रहा है, या बैलेंस जा रहा है, ये जो होता है मेजर स्ट्रोक। सो ये मेजरली दो प्रकार के इस्चेमिक और हेमोरेजिक, और उसमें माइनर मेजर डिवाइड करते हैं स्ट्रोक्स में हम। तो हर अभी आपने बोला कि दो टाइप में हम लोग इसको डिवाइड करते हैं, एक तो इस्चेमिक होता है एंड एक तो हेमोरेजिक हो सकता है। तो क्या इसके जो साइंस एंड सिम्टम्स रहते हैं या प्रेजेंटेशन रहता है, क्या वो भी डिफरेंट रहता है या सिमिलर रहेगा? नहीं, दोनों में कुछ सिम्टम्स जो होते हैं वो अर्ली रिकॉग्नाइज करना है, वो डिफरेंट रहते हैं। जैसे कि हो गए कि इस्चेमिक स्ट्रोक के जो मेजर सिम्टम हम डिवाइड करते हैं कि बी फास्ट करके। बी फास्ट किस लिए हमने बनाया कि उसको हर कोई, जैसे नॉर्मल भी एक नॉन मेडिको है, मतलब आप मेडिकल बैकग्राउंड से नहीं है, उसको भी वो रिकॉग्नाइज कर सके, तो उसके लिए हम बी फास्ट बोलते हैं। कि एक एफ है जो फेशियल का होता है, और ये जो होता है आर्म होता है, और एस होता है स्पीच के लिए होता है, और टी होता है टाइम होता है। तो ये जो इस्चेमिक स्ट्रोक, हेमोरेजिक स्ट्रोक में ये चीज़ें ऑलमोस्ट सेम रहते हैं कि जैसे एक मुंह टेढ़ा हो जाना, आवाज़ बंद हो जाना, जो स्पीच की आवाज़ बंद हो जाना, या तो आर्म का वीकनेस, एक साइड का हाथ या पैर का वीकनेस हो जाना, ये सेम रहता है।
बट जो हीमोरेजिक स्ट्रोक रहता है उसमें बहुत ज़्यादा आपको हेडेक रहेगा मोस्ट ऑफ द टाइम। मोस्ट जो प्रेजेंट करते हैं उसमें बहुत ज़्यादा सरदर्द के साथ शुरू होता है हेमरेज शुरू हो जाएगा, और उनका ज़्यादातर बीपी सडनली शूटअप हुआ होता है। जैसे कि नॉर्मली इस्चेमिक स्ट्रोक में हम बीपी इतना ज़्यादा शूटअप नहीं देखते, हेमरेजिक स्ट्रोक में बीपी बहुत ज़्यादा शूटअप हुआ होता है। और दूसरा होता है कि जो कॉन्शियसनेस रहता है इस्चेमिक स्ट्रोक में फिर भी थोड़ा बहुत बेटर रहता है, जैसे कि वो रिस्पॉन्ड कर रहा है आपको, आप बोले तो आपको रिस्पॉन्ड कर रहा है, आपको पहचान रहा है। बट हेमरेजिक स्ट्रोक में कॉन्शियसनेस सडनली ड्रॉप हो जाता है। तो ये जो चीज़ है पेशेंट बहुत जल्दी सीरियस हो जाता है हेमरेजिक स्ट्रोक में और बहुत ज़्यादा बीपी शूटअप रहता है और हेडेक ज़्यादा रहता है। इसको आप पहचान सकते हो कि ये कौन सा स्ट्रोक है। बट कोई भी स्ट्रोक हो आपको इसका ट्रीटमेंट तो जल्दी करना है, इसलिए टाइम जो फास्ट में जो टाइम रखा है लास्ट में वो इम्पोर्टेंट है। मतलब हर वो टाइम में मैनेजमेंट करना उसका बहुत ज़रूरी है। तो यूजुअली हम लोग स्ट्रोक के सिम्टम्स जब देखते हैं, किसी में आइडेंटिफाई करते हैं, जैसे आपने बोला कि फास्ट है, फास्ट एक्रोनिम जो है उसके हिसाब से अगर कुछ भी सिम्टम्स अगर देख पा रहे हैं तो कितने टाइम में हमको उसको मैनेज करना है या कितने टाइम में हमें हॉस्पिटल पहुंचाना है, या एक कॉमन पीपल के लिए मतलब क्या क्या सिम्टम्स आइडेंटिफाइंग होने चाहिए कि अगर ये दिख रहे सिम्टम्स तो हमको ये टाइम में हमको पहुंचना है हॉस्पिटल में। जो आपने अभी पूछा ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। इसके लिए कि एक है कि जो टाइम इज़ मनी बोल सकते हैं, टाइम इज गोल्ड बोल सकते हैं, बट इसमें टाइम इज लाइफ है। यूजुअली हम लोग गोल्डन पीरियड बोलते हैं, गोल्डन पीरियड बोलते हैं, बट ब्रेन स्ट्रोक में टाइम इज लाइफ है। जैसे है कि मैं कॉमन तौर पे बोलता हूँ, आपके घर पे आग लगा तो आप कितना देर में उसको बुझाना चाहते हो, कि आप जल्दी बुझाना चाहते हो, लेट बुझाना चाहते हो। जितना जल्दी बुझाओगे उतना आपको डैमेज कम होगा। तो ब्रेन में बेसिकली ब्रेन में आपको आग लगा है, आपको जितना जल्दी जाना है, जितना जल्दी उसको ट्रीट करोगे उतना आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। फिर भी एक टाइमलाइन हम डिफाइन करते हैं कि 4.5 आवर्स, सो 4.5 घंटे स्ट्रोक में गोल्डन पीरियड है। ये इसलिए बोला जाता है कि हर 1 मिनट पे 1.9 मिलियन न्यूरॉन्स का डेथ होता है। 1.9 मिलियन मतलब हर 1 मिनट हम लेट कर रहे हैं तो उसमें 1.9 मिलियन न्यूरॉन्स मर रहे हैं, तो एक्स्ट्रा उसका डैमेज हो रहा है। तो इसलिए जहाँ भी आपको, एक तो मैंने बोला कि जो स्ट्रोक है बी फास्ट, आप एक्रोनिम से उसको पहचान सकते हो। तो किसी को घर में या आपके ऑफिस में कलीग है या तो रोड पे किसी को आपने देखा कि ये सिम्टम्स है, जैसे कि कोई सडनली बोलते बोलते उसका आवाज़ बंद हो गया या आवाज़ स्लरिंग हो गया, जैसे कि तड़बड़ा रहे हैं करके बोलते हैं, वो हो गया। या तो हो गया कि किसी का मुंह टेढ़ा हो रहा है कि एक साइड मुंह जा रहा है, वो हो गया। या किसी का है कि एक साइड का हाथ पैर झुनझुन होके सडनली काम करना बंद किया, या तो हाथ में वीकनेस आ गया। किसी को सडनली इम्बैलेंस शुरू हो गया, जैसे कि चलते चलते सडनली उसको चलने नहीं आ रहा है, बैलेंस बिगड़ रहा है। या है कि उसके साथ साथ जो माइनर चीज़ें होती है कि झुनझुनों के सुधार हो गया या आवाज़ बंद हो के शुरू हो गए, ये सब माइनर सिम्टम्स रहते हैं। मेजर सिम्टम्स तो हर किसी को रिकग्नाइज करने ही चाहिए, क्योंकि स्ट्रोक इतना कॉमन है कि आपको किसी को आप लाइफ टाइम में किसी न किसी का जान आप बचा सकते हो। तो उसको पहचानने के बाद आपको क्या करना है, तो एक तो है कि स्ट्रोक का इलाज घर पे नहीं हो सकता, घर पे नहीं होगा। जैसे हार्ट का अटैक आ गया आप घर पे नहीं रुकते हो, तो ऐसे ही स्ट्रोक का इलाज भी घर पे नहीं हो सकता, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल केसेस में क्या तो होता है, हार्ट अटैक केसेस में हम लोग रेस्ट करते हैं, लेकिन स्ट्रोक को बहुत बार हम लोग निगलेक्ट करते हैं। माइनर सिम्टम्स रहेंगे या लकवा रहेगा, हम लोग इसको अदर जगह पे जाके मैनेज करेंगे और इसकी वजह से डिले होता है। तो डिले हमको नहीं करना है। तो वही अवेयरनेस इंपॉर्टेंट है, एजुकेशन इंपॉर्टेंट है, और इसीलिए हम उसके ऊपर एज ए न्यूरो फिजिशियन या सभी न्यूरोलॉजिस्ट हम इसीलिए उसको ब्रेन अटैक बोलना चाहते हैं, कि स्ट्रोक लकवा बोलने से हम उसको बोलना चाहते हैं कि ब्रेन अटैक, तो ताकि एटलीस्ट हर किसी को उसका सीरियसनेस समझ में। तो जैसे आपको इस चीज के बारे में, आपको स्ट्रोक हुआ है या किसी को हो रहा है, तो आपको सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको नियर बाय हॉस्पिटल रश करना है। एक तो है यूजुअली क्या बोलते हैं, सिटी में जो रहता है उनको हम बोलते हैं कि आप स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल जाओ। स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल मतलब क्या है कि जिसमें सब फैसिलिटीज वन रूफ के अंदर अवेलेबल, जैसे हो गए कि सिटी स्कैन, एमआरआई, न्यूरो फिजिशियन, न्यूरो सर्जन, इंटेंसिव केयर जैसे कि आईसीयू हो गया, या इंटरवेंशन न्यूरोलॉजी। सो ये एक जगह पे सभी अवेलेबल हो, उसको हम स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल बोलते हैं, जहाँ थ्रोम्बोलाइसिस मतलब क्लॉट डिसॉल्विंग इंजेक्शन दे सके या क्लॉट को तार के दौरान अंदर से जाके निकाल सके, ये सभी चीजें हो तो स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल बोलते हैं। बट ये सभी
जैसे डेवलपिंग एरिया, रूरल एरिया में हम बोल नहीं Available सकते उसको, near थोड़ा by. हम क्या बोलते हैं कि आज मैं प्रैक्टिस में मैंने देखा नियर बाय हॉस्पिटल जाओ, जहाँ जाके एटलीस्ट आपको 2 चीजें करना है कि बीपी देखना है सबसे पहले, कि बीपी देखना है, बीपी को क्या है, और उस डॉक्टर साहब जो भी है वो देखेंगे, वो एटलीस्ट आपको इमरजेंसी ट्रीटमेंट करेंगे, सिटी स्कैन अवेलेबल सिटी स्कैन करेंगे, और रेफरल आपको सही जगह पे जाने के लिए आपको डायरेक्शन राइट डायरेक्शन में आपको भेजेंगे। तो ये है कि ये सब चीज़ें एक के बाद एक इमीडिएटली होना चाहिए, और उसके बाद आपको 4.5 घंटे में आप जो आते हो हॉस्पिटल, तो हमें गोल्डन पीरियड मिल जाता है जिसमें हम सही तरह से ट्रीटमेंट कर सकते हैं। एंड मॉर्टेलिटी भी कम रहेगा एंड मॉर्बिडिटी भी कम रहेगा, मतलब जो आफ्टर इफेक्ट्स रहेंगे या रिहेबिलिटेशन के लिए थोड़ा इजी हो जाएगा। जो स्ट्रोक है सर, मतलब उसको जो सही टाइम पे आता है उसमें हम 90% ऑफ द टाइम न्यूरोनल डैमेज बचा सकते हैं। 90% मतलब सही ट्रीटमेंट हुआ और पेशेंट रिस्पॉन्ड किया तो यूजुअली 90% ऑफ द टाइम न्यूरोनल डैमेज जो उसका डेथ रेट है, मॉर्टेलिटी है, या हो गया कि वो बेड रिडन होने वाला है, उसको हम रिवर्स कर सकते हैं। सो एज अ सेड सर कि लास्ट 30 इयर्स में ऑलमोस्ट ये नंबर डबल हो गया है। तो मतलब स्ट्रोक इतना कॉमन होने के लिए व्हाट आर द कॉजेटिव फैक्टर्स एंड उसके रिस्क फैक्टर्स क्या है सर? कॉजेस क्या है, रिस्क फैक्टर्स क्या है, और ये रिसेंट ईयर्स में इतना ज़्यादा क्यों बढ़ गया है इंडिया में? स्ट्रोक में जो रिस्क फैक्टर के लिए हम बात करें तो एक तो है कि मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर बोलते हैं, और दूसरा है नॉन मॉडिफाइबल। जो मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम बदल सकते हैं, मतलब उसको हम बेहतर कर सकते हैं, उसको हम वापस रिवर्स कर सकते हैं। जो इंडिया में आजकल में इंडिया में है, फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रेस, जो बुक्स को छोड़ते हैं कि सब बोलते हैं कि हाँ ओबेसिटी वो सब, मतलब मेनली स्ट्रेस। यंग आजकल हम देख रहे हैं कि यंग लड़के आ रहे हैं, यंग पेशेंट्स आ रहे हैं जो ओबेस नहीं है, स्मोक नहीं करते हैं, कुछ नहीं करते, वो स्ट्रेस रहे। फैमिली को लेके हो सकता है, लाइफ को लेके हो सकता है, करियर को लेके हो सकता है। स्ट्रेस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर जिसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं। स्ट्रेस क्या करता है, बॉडी में आपको कॉर्टिजोल रिलीज करता है, स्ट्रेस हार्मोन्स जो बोलते हैं, स्टेरॉइड्स बोलते हैं, बॉडी स्टेरॉइड उसको रिलीज करता है। वो परसिस्टेंटली आपको बॉडी को, ब्रेन को, हार्ट में स्ट्रेस में रखता है। उसके कारण आपका जितना बॉडी झेल पाता है उसके बाद कभी ना कभी वो भी छोड़ देता है। तो स्ट्रेस एक मेन इंपॉर्टेंट मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर आजकल हम देख रहे हैं। दूसरा जो है ओबेसिटी। जो ओबेसिटी है उसके कारण हाई कोलेस्ट्रॉल है, हाई ट्राइग्लिसराइड है, वो है जो सेकेंड रिस्क फैक्टर है, उसको आप मॉडिफाई कर सकते हो। स्मोकिंग थर्ड रिस्क फैक्टर स्मोकिंग है। उसके साथ सेडेंटरी लाइफस्टाइल, जितना हो सके लैक ऑफ एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है। और बाकी जो है कि अल्कोहल एडिक्शन है, ये सब मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर जिसको हम बदल सकते हैं। दूसरा है नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर। नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर क्या है, आप चाहे भी उसको बदल नहीं सकते, बट कुछ जो चीज़ें स्ट्रोक के लिए आपको एट रिस्क लेके आते हैं, जो फैमिली हिस्ट्री, स्ट्रोक का आपको फैमिली हिस्ट्री है, और जो डायबिटीज, हाइपरटेंशन ये सब रहता है, तो फैमिली में है तो आपको भी वो एक रिस्क रहता है। बट उस चीज़ को हम मॉडिफाई नहीं करते, तो जो मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर उस पर ज़्यादा ध्यान देना है, उसको फोकस करना है, उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। अभी हमने तो सिम्टम्स देख लिए, कॉजेज देख लिए। अगर नेक्स्ट अगर हमारे पास पेशेंट आ रहे हैं एंड विद इन दैट टाइम फ्रेम दे आर कमिंग, देन व्हाट टाइप ऑफ मैनेजमेंट यू डू एट योर क्लिनिक और हॉस्पिटल में, मतलब किस टाइप का मैनेजमेंट रहता है स्ट्रोक केसेस में सर? स्ट्रोक केसेस में जैसे भी पेशेंट आता है स्ट्रोक का, तो हमें सबसे पहले तो उसके लिए हमें कॉल आ जाता है कि सर जो भी जहाँ से भी आ रहा है उधर से एक तो कॉल आता है कि स्ट्रोक पेशेंट आ रहा है सर। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमारी टीम को रेडी करते हैं। जैसे इमरजेंसी टीम है, इमरजेंसी में हमारे जो ड्यूटी डॉक्टर्स है या हमारे ए हैं, उनको बोलते हैं कि हाँ एक स्ट्रोक पेशेंट विद इन विंडो आ रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है उनके लिए कि विद इन विंडो आ रहा है। तो सबसे पहले एक काम करते हैं कि हम सिटी या एमआरआई मशीन रहता है उसको खाली छोड़ते हैं, कि उसमें नॉन इमरजेंसी कुछ भी केसेस नहीं लेंगे, उसको पेशेंट के लिए खाली छोड़ेंगे। जैसे पेशेंट आएगा उसको हम असेस करते हैं। तो असेस क्या करते हैं, उसमें हम वाइटल्स देखते हैं, बीपी देखते हैं, शुगर्स देखते हैं, ईसीजी देखते हैं, क्योंकि स्ट्रोक के साथ कभी हार्ट अटैक भी हुआ होता है, हार्ट का भी प्रॉब्लम रहता है। तो वो चीज़ें हम इमीडिएटली विद इन 5 मिनट्स हम ये करते हैं कि बीपी, शुगर, ईसीजी ये देखते हैं, और पेशेंट का कंडीशन असेस करते हैं कि उसका कॉन्शियसनेस लेवल कैसे है, और वो कितना एक साइड का स्ट्रोक है कि नहीं है, और क्या और कॉम्प्लिकेशन है वो देखते हैं। उसके साथ बाद हम जैसे हमें कंफर्म होता है कि ये स्ट्रोक है, तो हमें क्या करना है, यूजुअली हम क्या करते हैं, इमेजिंग कर लेते हैं।
इमेजिंग, क्योंकि सीटी स्कैन या एमआरआई, यूजुअली सीटी स्कैन प्रेफर करते हैं क्योंकि ये जल्दी होता है और रिपोर्ट भी यूजुअली हमें इमीडिएटली मिलता है। बट जहाँ पे एमआरआई अवेलेबल है, इमीडिएटली होता है, तो उधर एमआरआई भी कर सकते हैं। वो यूजुअली इधर से 1-5 मिनट ज़्यादा लेता है, बट वो यूजुअली डिटेल्ड इमेज हाँ, ये किस लिए करते हैं कि हमें दोनों स्ट्रोक को डिफरेंशिएट करना है। जैसे मैंने पहले बताया कि इमेरेजिक और इस्चेमिक, तो दोनों स्ट्रोक को डिफरेंशिएट करना है। तो अभी मैं मेनली इस्चेमिक के बारे में फोकस करूंगा क्योंकि उसका ट्रीटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। वो 85% मेजॉरिटी चेंज वही करता है। तो जैसे हमने इमेजिंग किया, उसमें हमें पता चला कि क्लॉट है या ब्लॉकेज है ब्रेन में, तो उसमें हम क्या करते हैं कि सीधा जैसे बीपी हो गए वो सब स्टेबलाइज करके पेशेंट के फैमिली मेम्बर्स को काउंसिल करते हैं। हाँ, इसमें ये चीज़ें हैं, तो उनको काउंसिल करना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वही जो होते हैं आगे टेक केयर करने वाले, सब कुछ आगे का प्रोसेस करने वाले। तो विदिन 5 मिनट में हम सब कुछ बोलते हैं कि हाँ ये चीज़ें हैं, इसमें ये ब्लॉकेज हुआ है, तो इसको हम निकाल सकते हैं, इसको हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। काउंसलिंग जरूरी है आगे ट्रीटमेंट करने के लिए? काउंसलिंग बहुत जरूरी है क्योंकि क्या होता है बहुत सारे टाइम क्या होता है स्ट्रोक में इतना मिथ है, जैसे हमने स्ट्रोक और लकवा वर्ड प्रोनाउंस कर दिया तो पेशेंट को रहता है कि हम मसाज कर लेंगे, हम मतलब जड़ी बूटियां खिला देंगे, हम ये कर देंगे ये कर देंगे। तो उससे इम्पोर्टेंट है कि हम उसको समझाते हैं कि उसको हम ट्रीट कर सकते हैं, मतलब हमारे पास ऑप्शन है आजकल में। अभी नहीं, हम 1900s में नहीं जी रहे हैं कि अभी हमारे पास साइंस इतना मतलब डेवलप हो चुका है, इतना प्रोग्रेस कर चुका है कि हम उस क्लॉट को जो हुआ है उसको हम पिघला सकते हैं, निकलवा सकते हैं, पिघला सकते हैं। तो वो काउंसिल करके हम उनको एक क्लॉट डिसॉल्विंग इंजेक्शन आता है जिसको हम ब्लड क्लॉट डिसॉल्विंग एक बोलते हैं, कि वो इंजेक्शन हम इमीडिएटली देते हैं कि जितना जल्दी से उतना 4.5 घंटे का है टाइम वो, क्योंकि हम बोलने के लिए 4.5 घंटे, बट जितना जल्दी देंगे उतना रिकवरी अच्छा होगा। तो वो देने के बाद हम पेशेंट को यूजुअली 24 आवर्स स्ट्रिक्टली मॉनिटर करते हैं कि कुछ क्या क्या सुधार हो रहा है, कुछ दिक्कत तो नहीं हो रहा है, वो सब मॉनिटर करते हैं। यूजुअली ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद हम जो होता है कि उसके जो आगे प्रोसेस है, बाकी कारण क्यों स्ट्रोक हुआ, क्या हुआ, वो सब चीज़ें साथ में करना पड़ता है थोड़ा। तो ये एक जो ट्रीटमेंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये जो जहाँ भी अवेलेबल है वो करना बहुत इंपॉर्टेंट है पेशेंट को। एंड अदर पार्ट इज हेमोरेजिक स्ट्रोक सर, तो उसमें क्या क्या चीज़ें मतलब हेमोरेजिक स्ट्रोक में इम्पोर्टेंटली वो भी इम्पोर्टेंट है, ऐसे नहीं कि हेमोरेजिक स्ट्रोक है तो कुछ नहीं करते। आजकल हेमोरेजिक स्ट्रोक में भी हम बहुत सारी चीज़ें करते हैं। जैसे होता है कि हेमोरेजिक स्ट्रोक क्यों हुआ है, मोस्ट ऑफ द टाइम जो खून की नली फटी है, तो फटने का 2 कारण रहता है। एक तो होता है कि बीपी शूटअप होने के कारण, और इधर जो एक पार्ट ऑफ जो रूरल पार्ट ऑफ इंडिया, इसमें एक मिथ ये है कि बीपी का मेडिसिन एक बार शुरू हो गया तो जिंदगी भर लेना पड़ेगा। हाँ, तो इसी के कारण लोग लेते हैं। हाँ, बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं कि हाँ सर आज बीपी बढ़ा था, डॉक्टर साहब ने मुझे दवाई दे दिया, मैंने 2 दिन बाद देखा तो कम हो गया तो मैंने छोड़ दिया। बट ये खांसी जुकाम नहीं है, तो ये बीपी बढ़ा था आपका, दवाई से वो कंट्रोल है। तो बीपी का दवा लोगों को ऐसे रहता है सर, एंड वो लोग बोलते हैं कि इसका हमें आदत हो जाएगा करके हमने खाया नहीं है। तो हम लोग भी उनको ओपीडी में बोलते हैं कि ये कोई नशे की दवा नहीं है जिसकी आदत हो जाए, ये आपको बॉडी को नेसेसिटी है इसीलिए आपको लेना है, एंड फ्यूचर कॉम्प्लिकेशन रोकने के लिए आपको लेना है। मतलब उनको अंडरस्टैंड करवाना पड़ता है, नहीं तो फिर बहुत काउंसलिंग करना बहुत इम्पोर्टेंट है। और मैं तो मेरे ओपीडी में सीधा बोलता हूँ, देखो आप मतलब जब से पैदा हुए तब से खाना खा रहे हो 3 बार, आप कभी आपने नहीं पूछा कि मैं 3 बार खाना जिंदगी भर क्यों खाऊं, ये आदत हो जाएगी। तो बेसिकली ये भी एक चीज आपको अभी नेसेसरी है एज के साथ, और आगे आपको कॉम्प्लिकेशन बचाने के लिए तो आपको ये चीज लेना है, ठीक है। और उसके साथ लाइफस्टाइल मॉडिफाई कर लो आप, बीपी वेट कम करके, नमक कम करके कम कर लो, कम हो जाएगा, हम दवाई कम कर देंगे, बट आपको अपनी तरफ से नहीं बंद करना है। तो मोस्ट ऑफ द कॉमन कॉज हेमोरेजिक स्ट्रोक के लिए रहता है या तो उन्होंने बीपी कभी चेक नहीं किया होता है, या तो डायरेक्टली शूटअप हो गया। दूसरा है कि 1-2 दिन दवाई लेके उन्होंने तीसरे दिन बंद कर दिया और शूटअप हो गया, रिबाउंड हाइपरटेंशन हो गया। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है बीपी कंट्रोल करना। जैसे आपका पाइप फटा है तो क्या करते हो आप, पीछे जाके मोटर बंद करते हो पहले, तो वो बंद नहीं करोगे या वो प्रेशर कम नहीं करोगे, वॉल्व बंद नहीं करोगे, वॉल्व कम नहीं करोगे, प्रेशर तो ब्लीडिंग ज्यादा। तो विदिन हमारा रहता है कि विदिन 1 आवर बीपी को उसके 30% लेके नीचे लेके आ जाए, और उसके बाद विदिन 24 आवर उसको हम नॉर्मलाइज करने की कोशिश करें। वो सडनली ड्रॉप नहीं करना है, बट उसके हिसाब से हम कम करते हैं। बीपी को कम किया, एक प्रोपोर्शनेटली कम किया, एक चीज। दूसरा है ब्लीडिंग ब्रेन के किस हिस्से में है उसके ऊपर ट्रीटमेंट डिपेंड करता है। एक तो हो गया कि ब्लीडिंग जो ब्रेन के सेंटर भाग में हो गया, या सेरेबेलम करके जो बोलते हैं छोटी बिंदु, उसमें हो गया तो आपको ज्यादा रिस्क है। तो इसके लिए हमारे पास आते हैं हेमेटोमी एवैक्यूएशन करते हैं, तो क्रेनियोटोमी करते हैं, जो वो ब्लड को निकालते हैं एक होल करके, या तो रहता है कि एक पार्ट ऑफ जो
बोन रहता है स्कल बोन, उसको हम थोड़ा सा रिलीज करते हैं कि ताकि पोर्शन में निकल हाँ प्रेशर अंदर ना जाए, कि प्रेशर बाहर आ जाए और अंदर के जो वाइटल ऑर्गन्स है, वाइटल सेंटर्स है ब्रेन के, उसमें डैमेज ना हो। तो ये चीजें भी करना बहुत इंपॉर्टेंट है जान बचाने के लिए, जान बचे। और तीसरी चीज क्या है, कॉज ढूंढना। तो कभी कभी क्या होता है, जो खून की नली में एन्यूरिज्म बोलते हैं, जो नली के वीकनेस है, जो वॉल के वीकनेस है ब्लड वेसल के, तो उसके कारण वो फट गया होता है। उसको जब तक हम ट्रीट नहीं करते ब्लीडिंग दोबारा होगा और ब्लीडिंग बढ़ेगा। तो उसको हम या तो कॉइलिंग या तो क्लिपिंग करने का ये करते हैं। तो हेमोरेजिक स्ट्रोक भी जितना ही इंपॉर्टेंट है जो इस्केमिक स्ट्रोक है, और ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है, तो उसका ट्रीटमेंट तो प्रॉपरली होना जरूरी है। यूजुअली सर क्या होता है कि पेशेंट हॉस्पिटलाइज होते हैं, 7 to 10 डेज एडमिशन होने के बाद वो ट्रीटमेंट करा लेते हैं, लेकिन उनको फॉलोअप कब तक रखना पड़ता है, एंड व्हाट इज़ बेस्ट एडवाइस, एंड कब तक उनको फॉलोअप रखना चाहिए? जो स्ट्रोक के लिए एडमिट होते हैं उसमें यूजुअली आजकल वो भी एक मिथ है कि स्ट्रोक के लिए एडमिट हो गए तो महीना भर रखेंगे हॉस्पिटल में। तो वो भी एक चीज़ मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि महीना भर रखने की ज़रूरत नहीं होता है। तो आजकल हम क्या करते हैं, डे 1 जैसे एडमिट हो गए तो डे 1 से हम उनको होम केयर के लिए जितना रेडी करना चाहते हैं अटेंडेंस को, जैसे हो गए कि उनको केयर कैसे करना है स्ट्रोक का पेशेंट का, फिजियोथेरेपी क्या करना है, फीडिंग का क्या ध्यान रखना है, ये सब चीज़ें हम डे 1 पे सिखाना शुरू करते हैं, उनको एजुकेट करना चाहते हैं। यूजुअली जो आमतौर पे स्ट्रोक रहता है, मरीज रहता है 5 से 7 दिन हॉस्पिटल में। जो बड़े स्ट्रोक रहते हैं जिसमें क्रेनियोटोमी हो गया कि ऑपरेशन करना पड़ा, ये सब यूजुअली 10 to 15 डेज रहते हैं हॉस्पिटल में। तो उसके बाद हम डिस्चार्ज करते हैं। डिस्चार्ज के बाद यूजुअली फर्स्ट 6 मंथ्स आर वेरी क्रिटिकल। वो वही फर्स्ट 6 मंथ्स में हमें सब कुछ ध्यान रखना है कि मरीज को जितना नॉर्मलाइज करना है, जैसे नॉर्मल उसकी पहली जिंदगी थी उधर, और जितना उसको मोबिलाइज करना है, इंडिपेंडेंट बनाना है, वो बना सकते हैं। वो इम्पोर्टेंट टाइम एक बार निकल गया, बाद में हम करेंगे तो ज़्यादा फायदा ज़्यादा ये नहीं होता है। तो इसलिए फर्स्ट 6 मंथ्स आर इम्पोर्टेंट फॉर फॉलोअप। उसमें जो हमने हमारा क्या होता है कि जो बीपी का दवाई एडजस्ट करना होता है, जैसे स्ट्रोक हुआ है उस टाइम बीपी बहुत शूट अप हुआ, तो उसके बाद ओवर कितना टाइम बीपी कम होते जाता है, तो उसको सेटल करना है हमें। और जो बाकी फिजियोथेरेपी हो गया, रिहेबिलिटेशन क्यों रह रहा है उसके ऊपर ध्यान देना है, न्यूट्रिशन के ऊपर ध्यान देना है, और रिकरेंस ऑफ स्ट्रोक होने का रिस्क रहता है उसको आइडेंटिफाई करके उसको ट्रीट करना। ये सब जो फर्स्ट 6 मंथ्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो फर्स्ट 6 मंथ्स हम फॉलोअप बोलते हैं उनको, मंथली एक बार बोलते हैं। किसी किसी को हम बोलते हैं कि बहुत सिंपल स्ट्रोक है तो हम बोलते हैं कि 3 महीने में एक बार आ जाओ आप, तो उसके हिसाब से रहता है। उसके बाद है कि यूजुअली कुछ दिक्कत होता है, रिकवरी होने के बाद कुछ दिक्कत होता है, आ जाइए, या तो नॉर्मली आपका जहाँ लोकल ये है उधर आप बीपी शुगर्स मॉनिटर करते रहिए और नॉर्मल आपका हेल्दी लाइफस्टाइल जीते रहिएगा, उतना करे तो भी काफ़ी है। यूजुअली इंडिया में क्या होता है सर कि मतलब इनिशियल ट्रीटमेंट लेने के बाद में पेशेंट एक तो ट्रीटमेंट छोड़ देते हैं, या कुछ लोग ट्रीटमेंट कंटिन्यू करते हैं लेकिन ओनली बीपी के, शुगर के या जो एंटीकोएगुलेंट है उतना लेते हैं, एंड दे स्टॉप एनी अदर ट्रीटमेंट। हाँ, रिहेबिलिटेशन के ऊपर उनका बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहता। तो व्हाट इज़ द रोल ऑफ रिहेबिलिटेशन, एंड वो क्यों इम्पोर्टेंट है सर इन केसेस ऑफ स्ट्रोक? रिहेबिलिटेशन मतलब अभी तक जो मैं पॉडकास्ट में बात किया, ये सबसे इम्पोर्टेंट रिहेबिलिटेशन। क्योंकि क्या हो गया, स्ट्रोक हो गया, उसमें जान बच गई। जान बचने के बाद आपको करना क्या है वो इम्पोर्टेंट है कि आपको क्या चाहिए पेशेंट से, कि पेशेंट उठ के चलना है, पेशेंट उठ के अपना काम करना है, इंडिपेंडेंट होना, वो चाहिए कि आपको एक बेड रिडन पेशेंट चाहिए। तो ये दोनों डिपेंड करता है आप स्ट्रोक होने, डिस्चार्ज होने के बाद घर पे क्या कर रहे हो। घर पे क्या है, क्योंकि अब इंडिया का अगर डाटा देखा जाए तो remaining 80% they are getting disabled, or eventually they are going into complication and death. So 80% is a huge number. So that is why this rehabilitation is important. Literally जो आपने 80% बोला, 20 और 80 बोला ना, इसको हम रिवर्स कर सकते हैं अच्छे से रिहेबिलिटेशन किया तो। मतलब एटलीस्ट 80% विल बी इंडिपेंडेंट मतलब वो अपना ऑफिस जा सकते हैं, अपना घर का काम कर सकते हैं, जो रोज इंडिपेंडेंटली अपना ज़िंदगी जी सकते हैं। तो रिहेबिलिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए एक जो स्ट्रोक होता है उसका न्यूरोनल रिकवरी होता है फर्स्ट 6 मंथ्स में 90% हो जाता है, और जो 10% है विद इन नेक्स्ट 2 ईयर्स में होता है। तो ये जो फर्स्ट 6 मंथ है उसमें एक तो हम बोलते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल दवाई, जैसे आपने बोला कि दवाई की बीपी मॉनिटर करना, बीपी का दवाई हो गया, शुगर की दवाई हो गया, या एंटीप्लेटलेट्स हो गया, कोलेस्ट्रॉल की दवाई हो गया, ये ठीक से लेना है। और आपको वो चीज़ें भी मॉनिटर करना है, जिस चीज़ से स्ट्रोक हुआ है उसको आपको प्रिवेंट करना है। जैसे कि बीपी शूटअप हो गया है तो उसके कारण हम बोलते हैं कि नमक कम करो खाने में, आपका खाने का जो मसाला है ये सब कम करो, स्ट्रेस कम करो जो स्ट्रेस के कारण हुआ है, और हैबिट्स है जैसे स्मोकिंग है, अल्कोहल है, वो बंद करना है।
आपका शुगर्स कंट्रोल रखना है। तो ये सब हम बोलते हैं कि ये सब आप जितना हो सके प्रिवेंट करो। दूसरा चीज़ है रिहेबिलिटेशन में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फिजियोथेरेपी। फिजियोथेरेपी इज ऐसा है कि स्ट्रोक में ट्रीटमेंट एक तरफ है, फिजियोथेरेपी भी एक तरफ है। आप फिजियोथेरेपी नहीं करोगे, खाली ट्रीटमेंट करोगे, कुछ आपको कोई भी फायदा नहीं मिलेंगे, बेनिफिट जो मिलना है वो नहीं मिलेगा। तो फिजियोथेरेपी बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिजियोथेरेपी में मैं ये बोलना चाहता हूँ कि फिजियोथेरेपी मसाज दोनों डिफरेंट है, दोनों डिफरेंट है। फिजियोथेरेपी मतलब हम आपका बेसिक हमने आपको समझा दिया है कि स्ट्रोक मतलब नर्व डैमेज हो गया ब्रेन में, उसके कारण हम नर्व को स्टिमुलेट कर रहे हैं। नर्व को स्टिमुलेट कैसे कर सकते हैं? एक तो होगा कि फिजियोथेरेपी के दौरान हम मूवमेंट करते हैं, जैसे मसल्स का मूवमेंट कर दिया, मसल को स्ट्रेंथ गेन करने के लिए हमने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर दिया और नर्व स्टिमुलेशन कर दिया। तो इसको हम और बैलेंस एक्सरसाइज जैसे चलना कैसे है वो सिखाया, और जैसे स्पीच थेरेपी हो गया कि बोलने के लिए सिखाया हमने, टंग मूवमेंट सिखाया, खाना निगलने के लिए सिखाया कि कैसे खाना निकालना है। ये चीज़ को हम फिजियोथेरेपी बोलते हैं। ताकि नहीं है मसाज करना, जो स्किन पे तेल लगा के आप मसाज कर रहे हो, वो ट्रीटमेंट नहीं है। वो उससे और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन होता है। उससे क्या होता है कि आपको एक तो होगा कि मसल में कैल्शियम जमा होता है जिसको ऑसिफिकेशन बोलते हैं, वो कॉम्प्लिकेशन होता है। दूसरा होता है कि स्टिफनेस ज़्यादा बढ़ता है, जैसे कि अपने मसल में जितना रगड़ा स्किन पे उसके ऊपर स्टिफनेस ज़्यादा होता है, टाइटपन ज़्यादा होता है, उससे रिकवरी में और ज़्यादा तकलीफ होता है। तो एक तो हो गया फिजियोथेरेपी जो इम्पोर्टेंट है। दूसरा है न्यूट्रिशन। स्ट्रोक में मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि बहुत सारे मिथ ऐसे हैं कि वो नहीं खिलाना, ये नहीं खिलाना, वो नहीं करना है, वो दाल नहीं खिलाना है, ये बैंगन नहीं खिलाना है। ये सब नहीं है। स्ट्रोक में मेन चीज़ हमें है कि न्यूट्रिशन अच्छे से मिले, हेल्दी न्यूट्रिशन मिले, कि जंक फूड ना दे, बट उसको छोड़ के आपको जो बीपी है तो नमक ना दे, बट उसको छोड़ के आपको हेल्दी न्यूट्रिशन देना है। बॉडी को जो प्रोटीन चाहिए, जो आपको बॉडी का माइक्रोन्यूट्रिएंट और मैक्रोन्यूट्रिएंट चाहिए वो दे, और न्यूट्रिशन में बैलेंस का ध्यान रखना है। तो वो इम्पोर्टेंट है। तो रिहेबिलिटेशन बहुत ज़्यादा जरूरी है स्ट्रोक में। एक है रिकवरी के लिए, एक है उसको रिकरेंस को प्रिवेंट करने के लिए, दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। एंड डिसेबिलिटी जो हो रही है, जो 80% में मैंने जो बोला है, डिसेबिलिटी जो हो रही है वो प्रिवेंट करने के लिए भी जरूरी है। क्योंकि बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं कि मतलब उनको हम लोग वापस बैक टू वर्क हम लोग ला सकते हैं, वो लोग निगलेक्ट करते हैं रिहेबिलिटेशन पार्ट को, एंड उसकी वजह से वो लैंड अप हो जाते हैं कुछ कॉम्प्लिकेशंस में, वो बेड रिडन हो जाते हैं, या उसका उनका प्रॉपर मूवमेंट नहीं होता है, या बैक टू वर्क को नहीं आ सकते हैं। ऐसे तो मतलब रिहेबिलिटेशन पे ध्यान देना बहुत जरूरी। जैसे मेरे एक एक्सपीरियंस ही बोलूँगा कि एक मेरा पेशेंट था जो 30 ईयर का था, इधर मतलब एक कंपनी में काम करता, 30 ईयर का। उनका कलीग ने आइडेंटिफाई किया कि काम करते करते सडनली एक साइड का वीकनेस हो गया सर। तो विद इन वो हाफ एन आवर में हॉस्पिटल आ गए। तो हमने उनको बोला कि उनका जस्ट वाइफ नहीं आई थी, कुछ भी जिम्मेदार लोग नहीं आए थे, फिर भी उनका कलीग्स को हमने बोला कि सीटी स्कैन किया, स्ट्रोक है भाई, इसमें हमें थ्रोम्बोलाइसिस करना है। तो उन्होंने अच्छा काम किया कि सर आप जो करना है आपके हिसाब से जो सही ट्रीटमेंट है वो दे दो, हम बाकी सब हम देखेंगे। तो इमीडिएटली हमने थ्रोम्बोलाइज किया। वो बेसिकली जैसे इमरजेंसी में देखा तो उसका हाथ पैर नहीं चल रहा था, बोलने भी नहीं आ रहा था उसको, मतलब इतना ज़्यादा ये था, और बीपी भी 180 अराउंड था। तो हमने बीपी कंट्रोल किया, थ्रोम्बोलाइज किया, आईसीयू शिफ्ट किया। दूसरे दिन वो पेशेंट, मैं वो राउंड्स को आने के लिए वेट कर रहा था कि वो दिखा सके कि मैं खड़ा हो पाता हूँ। वो डॉक्टर के लिए इतना खुशी की बात होती है कि हमारा ट्रीटमेंट काम कर रहा है और पेशेंट को अच्छा लग रहा है। तो वो पेशेंट दूसरे दिन खड़ा होने लगा, हमने फिजियोथेरेपी शुरू किया। 3rd या 4th डे वो चल रहा था, इंडिपेंडेंटली चलने लगा। और उसके बाद हमने 5th डे उसको डिस्चार्ज किया, और उसने फिजियोथेरेपी कंटिन्यू किया। उसका थोड़ा बहुत हैबिट्स थे कि स्मोकिंग था, थोड़ा अल्कोहल था, वो सब बंद किया, वेट रिड्यूस किया उसने। ही वाज अराउंड 90 kg, तो वेट रिड्यूस किया। तो उसके बाद मैंने, अभी भी वो फॉलोअप में आता है, तो विद इन 1 मंथ वो काम ज्वाइन किया, बैक टू वर्क ज्वाइन करके काम शुरू करने किया। अभी वो फॉलोअप में आता है, ऑलमोस्ट 6 महीने 7 महीने हुए हैं कि हमें नहीं लगता कि उसको स्ट्रोक है। कोई बोल नहीं सकता कि उसको फाइल देके मैंने कोई बोल नहीं सकता इसको स्ट्रोक हुआ है। तो इतना इंपॉर्टेंट है। यही अपोजिट में मैं एक बोलता हूँ कि एक और पेशेंट था जो अराउंड 50 ईयर्स का था, स्ट्रोक हुआ, आया हमारे पास। हमने उसको आइडेंटिफाई किया, हमने बोला कि हाँ भाई थ्रोम्बोलाइज करना है। तो बोलने लगे कि सर इस दवाई से ब्लीडिंग हो जाएगा। ब्लीडिंग 10 लोगों में से एक को होता है, वो भी माइनर होता है, तो हम उसको बचा सकते हैं। और ब्लीडिंग होता भी तो उसके लिए हमारे पास इलाज है। बट उनका थोड़ा बहुत अलग ओपिनियंस थे, वो हमने इतना काउंसिल करने के बाद वो नहीं माने। फिर दूसरे जगह पे लेके गए, फिर उधर का ट्रीटमेंट हुआ, सही ढंग से नहीं हुआ। उसके बाद ऑलमोस्ट एक 15-20 दिन बाद दोबारा आए कि सर हमें मतलब कुछ हो नहीं रहा है। उस टाइम पेशेंट पूरा बेड रिडन हो चुका है, बेड सोर हो चुके हैं, और
बेसिकली एस्पिरेट कर चुका है, निमोनिया हो चुका है, तो ये दोनों तरह पे आप कहीं भी जा सकते हो। अच्छे से ट्रीटमेंट किया, सुधार कंप्लीटली हो जाएगा। आप गलत ट्रीटमेंट किए, ठीक से नहीं किया, केयर नहीं किया, तो आप बेड रिडन हो जाओगे लिटरली। मतलब एक टाइम जाने के बाद इवन हम भी कुछ नहीं कर सकते। दोनों पॉसिबिलिटी है। अगर आप टाइम पे मैनेज करते हैं, दैट गोल्डन पीरियड जो आपने बोला 4.5 आवर्स, और उसमें अगर आप आ रहे हैं टाइमली सिम्टम्स को आइडेंटिफाई करके एक अच्छे स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल में अगर आप आ रहे हैं तो आपके रिकवरी के चांसेस बहुत ज़्यादा बेटर है एंड रिहेबिलिटेशन पार्ट भी थोड़ा इजी हो जाता है। एंड अगर आप जितना डिले करेंगे स्ट्रोक को मैनेज करने के लिए या डिफरेंस ऑफ ओपिनियन लेते बैठेंगे या कुछ ऐसे सेंटर्स है जहाँ पे मतलब स्ट्रोक को ठीक से मैनेज नहीं किया जाता है, ऐसे सेंटर्स पे जाएंगे तो जस्ट आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। और दूसरा भी है कि रिकवरी के लिए भी आपको दिक्कत हो जाएगी। और ये भी नहीं कि आपको 4.5 आवर्स नहीं है तो ऐसे नहीं है, 4.5 आवर्स के बाद भी प्रॉपर ट्रीटमेंट जरूरी है। जैसे कि क्या होगा, इवन 4.5 आवर्स भी गए, हम थ्रोम्बोलाइज भी नहीं किए तो क्या होता है, जैसे सूजन ब्रेन में आता है उसको बचाना है। जैसे आप एक दिन दूसरे दिन, जैसे आपको बाहर चोट लगता है तो आपको दूसरे तीसरे दिन सूजन आता है, पहले दिन नहीं होता। ब्रेन में भी जैसे क्लॉट हो गया उसके आसपास स्वेलिंग आती है, एडिमा बोलते हैं, ब्रेन एडिमा होता है, उसके कारण आपको कॉम्प्लिकेशन और ज्यादा होते हैं और फिट्स आने का रिस्क रहता है, सांस का दिक्कत होने का रिस्क रहता है। इस सब को कॉम्प्लिकेशन को बचाने के लिए और क्लॉट डिसॉल्विंग इवन हम एंटी प्लेटलेट्स करके दवाई देते हैं उसके लिए, तो ये सब के लिए प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना जरूरी है कि आपको रिकवरी अच्छा मिल सके। इवन अप टू 24 आवर्स, आजकल जो स्टडीज में अप टू 24 आवर्स हम उसको क्लॉट को निकाल सकते हैं अंदर जाके, जैसे अंदर से इंटरवेंशन करते हैं कि क्लॉट थ्रोम्बेक्टमी करके बोलते हैं, उसको निकाल सकते हैं। तो कोशिश करिए कि 4.5 घंटे के अंदर आप हॉस्पिटल पहुंचे नियर बाय, नहीं एटलीस्ट जब आइडेंटिफाई करते तब तो एटलीस्ट आप अच्छे से ट्रीटमेंट करें कि आगे से कॉम्प्लिकेशन आगे से आपको प्रिवेंशन कर सके। एक अच्छे स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल में जाके अगर आप एडमिट हो जाते तो चांसेस आपके बेटर रहेंगे, रिकवरी के चांसेस बेटर रहेंगे। सो आई थिंक हमने कॉजेस एंड सिम्टम्स एंड मैनेजमेंट तो सब देख लिया सर, लेकिन अगर हमको इसको अच्छे से प्रिवेंट ही करना है, हमको स्ट्रोक ज़िंदगी में कभी होना ही नहीं चाहिए, तो क्या आप प्रिवेंटिव टिप्स क्या देंगे सर? प्रिवेंटिव टिप्स जो है कि जैसे मैंने आपको बोला कि जो मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर है, मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर, उसको आपको उसके ऊपर ध्यान देना है। सबसे इम्पोर्टेंट तो होता है कि आजकल के स्ट्रेस, आजकल सब हर कोई आदमी स्ट्रेस में है। कि आप मानो कि एक जो बड़े से बड़े लेवल पे जो बैठा है CEO और एक छोटे से छोटे लेवल पे बैठे हैं तब वो भी आदमी, हर कोई स्ट्रेस में है। तो स्ट्रेस कम रखना है जिंदगी में, उसके साथ साथ आपको एक्सरसाइज करना है। एक्सरसाइज इज मोर इम्पोर्टेंट। एक्सरसाइज एक जो होता है कि हैप्पी हार्मोन्स रिलीज करता है, जैसे एंडोर्फिन्स हो गया, डोपामिन हो गया, जो आपके बेसिकली आपकी स्ट्रेस कम करेंगे। तो डेली एक्सरसाइज एटलीस्ट 30 to 45 मिनट्स 5 days a week वो रहना जरूरी है। कोई भी एक्सरसाइज करो, ऐसे नहीं कि आप कुछ एक्सरसाइज अच्छे हैं कुछ एक्सरसाइज बुरे, ऐसे कुछ नहीं, कुछ भी एक्सरसाइज करो, करना है। आपका वेट कंट्रोल रखना है, आपका BP शुगर मॉनिटर करना है, BP शुगर प्रिवेंट करना है आने से। जंक फूड्स, जो अनहेल्दी फूड्स है उनको अवॉइड करना। आजकल की जो मेन कारण डायबिटीज हाइपरटेंशन आने का कारण है कि फास्ट फूड से, जंक फूड से, उसको अवॉइड करना है। हैबिट्स को कंट्रोल में रखना है, जैसे है कि स्मोकिंग हो गया, अल्कोहल हो गया, कोई भी और हैबिट्स हो गए, उनको आपको ये रखना है कि जितना आप इन सब में कंट्रोल करोगे आप स्ट्रोक आने से बचा सकते हो। स्ट्रोक का रिस्क कम हो जाएगा जितना है, स्ट्रोक आप जिंदगी में नहीं आए ऐसे आप देख सकते हो। सो एज अ न्यूरोफिजिशियन सर, आपका डेली रूटीन क्या रहता है सर? और मतलब इससे हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको थोड़ा प्रेरणा मिल सके, क्योंकि उनका शायद दिमाग में रहता है ना ये न्यूरोफिजिशियन है, इनका रूटीन क्या रहेगा जिसको हम फॉलो कर सकते हैं। तो आपका एक रूटीन क्या रहता है सर डेली? एज ए न्यूरोफिजिशियन, और आप कोई भी डॉक्टर को ले लो, एज ए कोई भी डॉक्टर को ले लो, मतलब हमको जो आजकल प्रीवियसली कैसे ट्रेंड था कि इन्फेक्शियस डिसीजेस ज़्यादा थे एंड आज का ट्रेंड है कि लाइफस्टाइल डिसीज ज़्यादा हो गए। तो हम लोग एक अच्छा अगर रूटीन फॉलो करते हैं तो हम लोग नॉट ओनली स्ट्रोक, डायबिटीज़ या ओबेसिटी है या हाइपरटेंशन है तो उसको भी प्रिवेंट कर सकते हैं। तो इन सब के लिए एक अच्छा रूटीन क्या रहेगा सर? आप क्या फॉलो करते हैं? वही जैसे आपने पूछा कि हर किसी के लिए, तो हर किसी के लिए जरूरी है, बट एज ए न्यूरोफिजिशियन या डॉक्टर मैं बोलता हूँ कि हम यूजुअली मोस्ट ऑफ द टाइम हमारा टाइम जाता है कि 7 से 8 घंटे हम ऑलमोस्ट ओपीडी या बिजी शेड्यूल में रहते हैं। तो उसीलिए मैं क्या करता हूँ यूजुअली सुबह उठने के बाद, सबसे इम्पोर्टेंट है सुबह उठने के बाद मैं कहीं से कहीं एक 45 मिनट से 1 आवर निकालता हूँ एक्सरसाइज के लिए, जो एक दिन मिस हो सकता है हफ्ते में, बट यूजुअली 6 days a week तो मैं फॉलो करता हूँ कि कुछ ना कुछ फॉर्म में एक्सरसाइज करूँ। मैं यूजुअली
कभी कार्डियो करता हूँ, कभी हो गया कि वेट्स किया, कभी हो गया कि मैंने ट्रेडमिल किया, कभी हो गया साइकिलिंग किया, स्विमिंग किया, कुछ ना कुछ फॉर्म एक्सरसाइज मुझे करना ही है, वो इम्पोर्टेंट है। वो नहीं करेंगे क्या होगा, कुछ तो एक्टिविटी डेली रहनी चाहिए, करना है। आप सुबह करो, शाम को करो, जब टाइम मिलता है करो, वो करना ही है। तो एक चीज़ ये इम्पोर्टेंट है कि आपको एक्सरसाइज करना है। दूसरा चीज़ है जितना हो सके आपको बीच बीच में जो आपको एक्सरसाइज और मोबिलिटी के लिए टाइम मिल रहा है, नॉन एक्सरसाइज मोबिलिटी बोलते हैं, तो जहाँ मिल रहा है आपको करना है। जैसे है कि स्टेयर्स यूज कर रहे हैं, स्टेयर्स यूज करके, जैसे लिफ्ट है तो आपने स्टेयर्स यूज किया, उधर भी आपने कुछ फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज किया, कुछ फॉर्म आपने ये बचाए, तो वो करना है, तो वो इम्पोर्टेंट है। और दूसरी चीज़ है कि जहाँ जहाँ आपको टाइम मिल रहा है इन बिटवीन, जो सेडेंट्री है कि आपको बैठ के काम करे, उसमें थोड़ा सा एटलीस्ट स्ट्रेच करे, उठे, अपनी जगह से उठे, थोड़ा सा 5 मिनट का ब्रेक लेके स्ट्रेचिंग, वो करना, वो इम्पोर्टेंट है। दूसरा चीज़ मैं क्या करता हूँ, अपने डाइट बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे है कि आजकल हमें पता है कि डाइट मोस्ट ऑफ द सब में मिलावट है, सब में मिलावट है, कुछ ना फॉर्म की, या पेस्टिसाइड्स है, या हो गया कि ओ केमिकल है, ए केमिकल है। तो डाइट आपको बहुत इम्पोर्टेंट है। डाइट में मेरा तो बहुत फिक्स्ड रखता हूँ कि मैं सुबह नाश्ते में हो गया कुछ ना कुछ एक फ्रूट्स लेना है, एक हेल्दी डाइट, प्रोटीन है, हेल्दी डाइट, मैक्रोन्यूट्रिएंट, उसको फॉलो करना है। और जितना हो सके हम मतलब मैं रेस्ट्रिक्ट करता हूँ बाहर का खाना, जैसे कि आउटसाइड फूड मंथली 1 से 2 से ज़्यादा नहीं करता हूँ। इवन जाते भी है तो हम जितना हो सके हेल्दी फॉलो करें, वो करना। तीसरा चीज़ क्या है, स्लीप। तो एडिक्वेट स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे है कि आप सब कुछ कर दिया, उसके बाद आपको सोने के लिए टाइम नहीं दे रहे हैं, तो स्लीप जो आपको ब्रेन को रिकवर करता है, को ब्रेन को आपको वापस जो रेस्ट मिलता है, ब्रेन में आपको मेमोरी कंसोलिडेशन होती है, ब्रेन को एंटीऑक्सीडेंट जो होते हैं ब्रेन में स्लीप के दौरान ही रिलीज होते हैं, स्लीप के दौरान वो प्रिवेंट करते हैं। तो स्लीप 7 से 8 घंटे, एटलीस्ट मिनिमम 7 आवर्स ऑफ स्लीप जो इम्पोर्टेंट है वो लेना। तो एज अ प्रेजेंट ये सब मोस्ट इम्पोर्टेंट, डाइट, एक्सरसाइज और स्लीप, ये 3 चीजें भी आप प्रॉपर्ली फॉलो करोगे तो मेजॉरिटी डिसीजेस से आप बचोगे। स्ट्रोक नहीं, मेजॉरिटी बीमारी से नॉट ओनली स्ट्रोक की, जो भी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर डिसीजेस है आजकल, उससे हर एक से हम लोग बच सकते हैं। इन द एंड और एक बात थी सर कि अगर मतलब हमको स्ट्रोक के बारे में अवेयरनेस करना है, तो अगर कुछ स्क्रीनिंग करवाना है या कुछ टेस्ट करवाने हैं कि हमको आगे जाके कुछ ऐसे हो सकता है क्या, तो हम लोग क्या स्क्रीनिंग करवा सकते हैं सर? यूजुअली हाउ फ्रीक्वेंटली वी कैन डू? ऐसे फिक्स्ड गाइडलाइंस नहीं है, बट एज ए एक्सपीरियंस और प्रैक्टिकल वाइज मैं बताना चाहूँगा कि जो अबव 35 या 40 है, उन सबको एक रूटीनली स्क्रीनिंग कर लेना चाहिए कि जो फास्टिंग कोलेस्ट्रॉल है आपका, फास्टिंग कोलेस्ट्रॉल, जो कोलेस्ट्रॉल मेजर रिस्क फैक्टर है स्ट्रोक का, फास्टिंग कोलेस्ट्रॉल करना है आपको एक चीज़, और आपका बीपी स्क्रीनिंग करना है, और हार्ट का स्क्रीनिंग करना है। उसके साथ साथ आपको एक और चीज़ आजकल हम फॉलो कर रहे हैं, होमोसिस्टिन लेवल, जो सीरम में होमोसिस्टिन करके एक ये होता है, वो बढ़ जाता है तो स्ट्रोक का रिस्क काफ़ी बढ़ जाता है। तो होमोसिस्टिन हो गया, उसके साथ शुगर्स, ये 5 चीज़ें आपने स्क्रीनिंग कर लिया तो मेजॉरिटी स्ट्रोक्स आपको पिक हो जाते हैं, मेजॉरिटी स्ट्रोक्स पिक हो जाते हैं। कि ये हम 35 और 40 के बाद, यूजुअली अबव 35 आपको ईयरली एक बार, या तो एटलीस्ट 2 to 3 ईयरली एक बार आपको इस चीज़ों को ध्यान में रखना है। और कुछ सिम्टम आता है तो तब तो आपको करना ही है। तो ये चीज़ें आपको, ये स्क्रीनिंग किया तो वे आपको मेजॉरिटी स्ट्रोक का पिक कर सकते हो अर्ली, बिफोर होने से पहले। तो बेसिक स्क्रीनिंग प्लस सिम्टोमेटिकली कुछ प्रॉब्लम्स है तो इसको हमको ट्रीट करना है या उसके लिए स्क्रीन करवाना है, एंड एक प्रॉपर हेल्दी लाइफस्टाइल हमको फॉलो करना है, जिसमें एक प्रॉपर डाइट रहेगा, प्रॉपर एक्सरसाइज रूटीन रहेगा, एंड प्रॉपर स्लीप रहेगी। अगर इनको हम फॉलो करते हैं तो मेजॉरिटी ऑफ द लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स है या स्ट्रोक है, दोनों को भी हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं। आई होप आपके सभी सवालों के आंसर्स इस पॉडकास्ट से आपको मिले रहेंगे जो कि स्ट्रोक रिलेटेड है। एंड डॉक्टर सूरज पाटिल सर ने बहुत अच्छे से सब बातें एक्सप्लेन की हैं। इस पॉडकास्ट में आने के लिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ। एंड फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ और एक नए गेस्ट के साथ। टिल देन, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। थैंक यू।